सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिलिट्री राइफल्स किसी भी आर्मी का प्राइमरी वेपन होता है जो कि दुश्मन पर हमला करने और खुद का बचाव करने दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और जो राइफल्स हैं उन्हें काफी परंपरागत ढंग से अपग्रेड किया गया है। और जबकि कुछ जर्मन और ब्रिटिश जैसी आर्मीज भी हैं जिन्होंने करीब 50 साल या उससे भी अधिक तक एक ही राइफल का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको 5 ऐसी राइफल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गिनती सबसे खराब मिलिट्री राइफल्स में होती है, या फिर यूं कहें कि ये वो राइफल्स हैं जिनको विकसित होने के बाद कोई खास सफलता देखने को नहीं मिली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट की पहली राइफल है टाइप 38 अरिस्का। तो 20वीं सदी में जब कई सारी फायर आर्म टेक्नोलॉजीज मॉडर्न हो रही थी, तब उस समय माउजर बोल्ट एक्शन राइफल भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। और इसी के चलते जापान ने उस समय टाइप 38 अरिस्का नाम की बोल्ट एक्शन राइफल को अडॉप्ट किया, जो कि 6.5 mm कैलिबर की राइफल थी। और इस 6.5 कैलिबर वाले राउंड को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि इससे रिकॉइल कम होता था और जापानीज सोल्जर्स लो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के साथ भी इसको मैनेज कर सकते थे। लेकिन फिर बाद में जब इसके राउंड्स, वेलोसिटी और रेंज को बढ़ाया गया, तब इस राइफल में 31.4 इंच के बैरल को फिट किया गया। और जिसके परिणाम स्वरूप इस राइफल की जो लंबाई थी वो करीब 4 फुट 10 इंच तक हो गई थी। और जबकि एक एवरेज जापानीज सोल्जर की हाइट 5 फुट 4 इंच थी। और फिर ऊपर से इस राइफल में बैनेट को भी ऐड कर दिया गया, जिसने इसकी लंबाई को और बढ़ा दिया और साथ ही साथ उसे और भी भारी बना दिया। और इसका वजन करीब 4 किलोग्राम के आसपास हो गया था, जो कि उन सोल्जर्स के लिए ज्यादा था जिनका खुद का वजन केवल 58 किलोग्राम था। यानी कि जापानीज सोल्जर्स के लिए इस राइफल को मैनेज कर पाना ही बेहद मुश्किल था। और फिर आखिर में जापानीज मिलिट्री ने इस बात को रियलाइज किया कि जो यार इसका राइफल है, इसकी स्टॉपिंग पावर भी पर्याप्त नहीं है। और जिसको ध्यान में रखते हुए फिर इसमें 7.7 mm के राउंड का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसने इस राइफल को और भी भारी बना दिया। और फिर आखिर में जाकर ये जापानीज मिलिट्री की सबसे वर्स्ट राइफल साबित हुई। इसके बाद इस लिस्ट में है L85। 1980 के दशक में आई L85 दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक थी और ये एक बुलपअप असॉल्ट राइफल थी जो कि 4x फिक्स ऑप्टिक और ट्रिटियम नाइट साइट के साथ इक्विप्ड थी। लेकिन फिर जल्द इस राइफल में ऐसी गंभीर समस्याएं देखने को मिली, जिसके चलते ये राइफल एक फ्यूचरिस्टिक राइफल से काफी वर्स्ट राइफल की कैटेगरी में जाती रही। जैसे कि जब इस राइफल से फायर किया जाता था तो इसके बुलेट का जो एम्प्टी शेल होता है वो वापस से उड़ के इसके बोल्ट कैरियर में चला जाता था, जिसके चलते राइफल में स्टॉपेज की प्रॉब्लम आती थी। और इसमें इस्तेमाल किया प्लास्टिक फर्नीचर, और इसमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था वो भी काफी कमजोर था, जो कि अक्सर टूट जाता था। और जबकि फुली ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग के दौरान भी ये राइफल जैम हो जाती थी। और जबकि कमाल की बात तो यह है कि L85 को वास्तविक रूप से L1A1 को रिप्लेस करने के उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो L85 थी उसका वजन L1A1 से भी ज्यादा था। हालांकि समय के साथ इसमें कई तरह के रिवीजन्स किए गए और इसकी समस्याओं को सही करने के प्रयास भी किए गए, जिसके चलते इसे L85A2 स्टैंडर्ड में भी लाया गया। लेकिन इन सब रिवीजन्स में इसकी जो कीमत थी वो एक ब्रांड न्यू M4 कार्बाइन से भी ज्यादा हो गई थी। और अब यूके आर्म फोर्सेस के सर्विस में जो L85 मौजूद हैं उन्हें वर्तमान समय में A3 स्टैंडर्ड्स में लाया जा रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में है M16। तो जो ये राइफल है ये यूएस आर्मी द्वारा अडॉप्ट की गई थी, जो कि बाद में यूएस आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि शुरुआत में इस वेपन के बारे में काफी बड़ा चढ़ाकर बात की गई थी और खास करके इसकी रिलायबिलिटी को लेकर। और इस M16 की रेपुटेशन भी एक रिलायबल वेपन के तौर पर ही बनाई गई थी। और इस राइफल को लेकर ये तक दावे किए गए थे कि ये इतना रिलायबल वेपन है कि इसे ज्यादा क्लीनिंग और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं है। लेकिन असल में इस वेपन को प्रीवियस फायर आर्म्स की तुलना में ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती थी। और केवल यही नहीं बल्कि इस हथियार के बोर और चैम्बर में समय से पहले ही जंग लगने की प्रॉब्लम्स भी आई हैं। हालांकि फिर आखिर में इस राइफल से जुड़े जो भी इश्यूज थे उन्हें क्लियर कर लिया गया था, लेकिन शुरुआत में ये राइफल भी अपने सर्विस में मौजूद वर्स्ट असॉल्ट राइफल के तौर पर साबित हुई थी। और क्लियर कर दे कि यहाँ पे हमने जिस M16 राइफल की बात की है वो शुरुआती वर्जन है। इसके बाद इस लिस्ट में है AMD65। AK-47 असॉल्ट राइफल की सफलता के बाद जितनी भी राइफल्स उसके पैटर्न के अनुसार बनाई गई थी वो भी काफी सफल साबित हुई थी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि AK-47 एक रिलायबल, इफेक्टिव और एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। हालांकि जो AMD65 है ये भी एक तरीके से AKM राइफल्स का ही वेरिएंट है, जिसे हंगरी ने लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन AKM का वेरिएंट होने के बावजूद भी ये AMD65 AK-47 से कई तरीकों से काफी अलग है। जैसे कि जो AK-47 है उसकी बैरल की जो लंबाई है वो करीब 16.3 इंच है, वहीं इसके कंपेयर में AMD65 की बैरल लेंथ केवल 12.5 इंच है, जिसके चलते AK-47 की तुलना में इसकी रेंज भी कम है और एक्यूरेसी भी।
और यही नहीं बल्कि इस वेपन का जो मेटल से बना वेंटेड हैंडगार्ड था वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता था, जिसके चलते कई बार इसको ऑपरेट करने वाले यूजर का हाथ भी जल जाता था। इसके अलावा एक शॉर्टर साइट रेडियस होने की वजह से इसमें कई सारे एमिंग एरर्स भी थे। और 2005 और 2006 में यूएस गवर्नमेंट ने अफगान पुलिस यूनिट को आर्म करने के लिए बड़ी तादाद में इन AMD 65 राइफल्स को खरीदा था। लेकिन फिर 2010 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि अफगान नेशनल पुलिस इस हथियार से खुश नहीं है और उन्होंने इस राइफल में कई ऐसी प्रॉब्लम्स बताई थी जो कि इसे एक अनरिलायबल वेपन बनाती है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है इंसास। और इस राइफल के बारे में तो शायद आप में से हर कोई अच्छी तरीके से जानता होगा। इंसास जिसका मतलब है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, और इसमें कई अलग अलग तरह के इन्फेंट्री आर्म्स आते हैं जिनमें असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीन गन्स शामिल हैं। और ये भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा मैन्युफैक्चर की गई 5.56 × 45 mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल है। और केवल यही नहीं बल्कि इंसास असॉल्ट राइफल भारत का एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री वेपन भी है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस इंसास फैमिली की जो इंसास असॉल्ट राइफल है इसमें ऐसी कई सारी समस्याएं देखी गई हैं जिसके चलते इंडियन आर्म फोर्सेस भी इन राइफल्स को रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रही है। और जल्द ही ये राइफल्स AK-203 और 6 की 6716 जैसी असॉल्ट राइफल से रिप्लेस हो जाएंगी। और जो इसका लाइट मशीन गन वाला वेरिएंट है उसे इजराइल की नेगेव लाइट मशीन गन से रिप्लेस किया जाएगा। अगर बात करें इस राइफल की प्रॉब्लम की तो इनकी ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 1999 के कारगिल युद्ध में देखने को मिली थी। और उस दौरान इस राइफल के जैम होने की, ठंडे मौसम में इसके मैगजीन के टूटने की और ओवरहीट होने की प्रॉब्लम्स भी सामने आई थी। और केवल यही नहीं बल्कि जब इस राइफल को बस मोड में 3 राउंड फायर करने के लिए सेट किया जाता था तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में शिफ्ट हो जाती थी। और इस राइफल से फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान कई तरह की इंजरीज होने की भी रिपोर्ट्स हैं। बाकी इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है जिसमें हमने विस्तार से समझाया है कि इंसास राइफल्स में असल में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।